नीति आयोग तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कृषि क्षेत्र में सुधार पर राष्ट्रीय विचार विमर्श किया। प्रमुख रूप से जो रोडमैप नीति आयोग ने तैयार किया है उसमें कृषि बाजार सुधार, कृषि उत्पादों के गिरने, परिवहन तथा प्रोसेसिंग से संबंधित कानून, कृषि कार्यों के लिए जमीन को पट्टे देने की दिशा में गहन मंथन किया गया। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सरकार खेतीबाड़ी का हाल सुधारना चाहती है। इसके लिए वह कई उपायों पर विचार कर रही है। ये रिफॉर्म्स नीति आयोग की ओर से तैयार किए गए ब्लूप्रिंट का हिस्सा हैं। आयोग के मुताबिक ब्लूप्रिंट में सुझाए गए कदमों से ग्रामीण इलाकों में लोगों की आमदनी 5 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, जिसका वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। जिन कदमों पर सरकार विचार कर रही है, उनके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर खेती के नियमों को उदार बनाया जाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स को किसानों से सीधे उत्पाद खरीदने का मौका भी दिया जाएगा। किसानों को सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचने की सहूलियत दी जाएगी। सिंगल ट्रेडर लाइसेंस भी दिए जाएंगे। कर भुगतान के लिए एक ही पॉइंट पर आपको जाना पड़ेगा। फल सब्जियों को मंडी कानूनों के दायरे से बाहर किया जाएगा। नीति आयोग ने कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए शॉर्ट टर्म में 3 बातों पर फोकस करने के लिए कहा है। इनमें राज्य स्तर पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स, लैंड लीजिंग रिफॉर्म्स और फॉरेस्ट्री रिफॉर्म्स शामिल हैं। किसानों की दशा और दिशा सुधार हेतु सरकार ने 2 साल में कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके लिए 2016-17 के बजट में 5,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अनावरण सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए तथा दीर्घकालिक समाधान विकसित करने के उद्देश्य से किया गया। मिट्टी की पोषकता की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मोदी सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड भी शुरू किया। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी किसानों को 2 साल के अंतराल पर सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवाया गया। किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिल सके, इसके लिए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2015 को 200 करोड़ रुपए के साथ राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना का प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य मार्च 2018 तक 585 नियंत्रित मंडियों को सामान्य ई मार्केट प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना है। देश के लोगों के लिए अन्नदाता कहे जाने वाले किसान की आर्थिक दशा में बदलाव लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम मील का पत्थर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर रमेश चंद जुड़े हुए हैं, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं। सर, जिस तरह से जो प्रेजेंटेशन आपने दिया है, पहले तो बहुत बहुत बधाई उसके लिए, क्योंकि हमें भी बहुत कुछ उससे मालूम चला। सर, जीवन यापन करने के लिए हम सभी जानते हैं कि किसान खेती करता है और उसके लिए वही एक जरिया है जहाँ से वो अपना निर्वाह करता है। ऐसे में जिन 3 बातों को फोकस करते हुए नीति आयोग ने साफ तौर पर कहा है, पहला है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए मार्केटिंग रिफॉर्म्स, दूसरा लैंड लीजिंग और साथ ही फॉरेस्ट्री रिफॉर्म्स। ये तीनों ही राज्य स्तर पर किस तरह से काम करेंगे? ऐसा है कि हमने 1991 में इकॉनमी में रिफॉर्म शुरू किए, लेकिन वो जो रिफॉर्म है वो कृषि के क्षेत्र में नहीं आ पाए जी। 2002 और 3 में कुछ कोशिशें की गई एग्रीकल्चर मार्केट को लिबरलाइज करने की, और उसी समय जो हमारा कृषि मंत्रालय है वो मॉडल एपीएमसी एक्ट लेकर आया जी। लेकिन यदि हम ये इस दौरान देखें, क्या वो जो सुधार जिनकी बात 2002-3 में की गई थी उन पे प्रदेशों ने अमल किया या किस तरह से अमल किया? तो जब हमने उसकी समीक्षा की तो ऐसा उभर के आया कि जो एपीएमसी के रिफॉर्म हैं उसके लिए पहला स्टेप होता है कि आप अपने एक्ट को चेंज करें। तो कोई 2/3 स्टेट्स ने अपने एक्ट को चेंज किया, लेकिन उन्होंने एक्ट को चेंज करके उन सभी प्रदेशों ने उसको नोटिफाई नहीं किया। नोटिफाई केवल 1/3 स्टेट ने किया। और फिर जब उन्होंने नोटिफाई किया, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ कर रहे हैं, तो वो पूरे कृषि क्षेत्र में ना अलाउ करके एक बहुत सीमित फसलों के लिए कि यदि किसी प्रदेश में 10 मुख्य फसलें हैं तो 2 के लिए केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ करना। तो एक रफ सा हमने जो आंकड़ा देखा वो ये देखा कि जो रिफॉर्म 2003 से कोशिश हुई मार्केटिंग के सुधार करने की, उसका कवरेज 10% भी नहीं हुआ और 90% जो है उसमें रिफॉर्म नहीं आए। और जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले 25 साल में परिस्थितियां कितनी बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी कितनी नई आ गई है, आईटी आ गई है,
कंज्यूमर एक डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट जागरूक है, लेना जी। चाहता है, लेकिन जो बंदिशें, जो रुकावटें एक किसान पे लगी हुई वो हैं भी। अपना प्रोड्यूस बेचने की, वो ज़्यादातर यूं की त्यों ही हैं। इसलिए हमने ये प्रधानमंत्री जी के नोटिस में जब उन्होंने नीति आयोग का विजिट किया तो ये लाए और इमीडिएटली उनको लगा कि ये बहुत ही अहम मुद्दा है। तो तभी से फिर हमने इस पे वर्क किया, डिस्कशन भी किया, कैबिनेट को भी प्रेजेंटेशन दिया और फिर उनका यही है कि अब इसको स्टेट्स के साथ, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी स्टेट सब्जेक्ट है, इसको पहले अधिकारी स्तर पर लिया जाए, फिर जो कृषि और मार्केटिंग के मंत्रालय हैं प्रदेशों में उनके जरिए लिया जाए, और यदि उसके बावजूद भी कोई ऐसी किसी चीज़ पे सहमति नहीं बन पाती तो हम फिर प्रधानमंत्री जी को निवेदन करेंगे और उन्होंने आश्वासन भी दिया है वो फिर इसमें वो चीफ मिनिस्टर से बातचीत करेंगे। लेकिन सर जो इसमें लैंड लीजिंग की हम बात कर रहे हैं, जो मॉडल लॉ है, ताकि आप अब अगर आप अपने ज़मीन को किराए पर देना चाहते हैं या फिर आगे जो उद्योग जगत के लिए अगर ज़मीन खरीदने के जो रास्ते हैं वो क्या इस लैंड लीजिंग लॉ से खुल पाएंगे, और क्या जो लगातार प्रधानमंत्री ने वादा किया है और इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जो 5 साल में दोगुनी हो जाएगी किसानों की आय, क्या लगता है कि इस कदम से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा? हाँ, दो बातें। पहले जो आपने आय दुगनी करने का कहा, वो उन्होंने 2022 तक कहा है कि जब देश आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा, तो वो अभी 6 साल है अब से। तो हमने उस पर भी एक डिटेल्ड क्वांटिफिकेशन किया है कि वो कैसे संभव है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने पहले कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वगैरह वगैरह, वो एक विकास के इनिशिएटिव हैं कि यदि स्टेट्स विकास के इनिशिएटिव सही तरीके से लें, यदि स्टेट नीतियों में सुधार करें, और तीसरा जो टेक्नोलॉजी है उसके एरिया में हम जो है सीरियस कदम उठाएं, तो ये 6 साल में एग्रीकल्चर के क्षेत्र की आय डबल करना असंभव वाली बात नहीं है। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये एक असंभव वाली बात जो है वो इसमें नहीं है। दूसरा, आपने पहले मुद्दा उठाया था कि जो हमने एक मॉडल, नीति आयोग ने जो मॉडल लैंड लीज लॉ प्रदेशों को दिया है कि आप इसको आधार बनाकर अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपना जो एक लैंड लीज है उसको लिबरलाइज कर सकते हैं। तो उसमें नीति आयोग ने एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्री लैंड के लिए वाला नहीं, उस पर नहीं कहा। हमने सिर्फ बहुत से किसान हैं वो अपनी खेती नहीं कर पाते किसी भी कारण से, और दूसरे किसान उनसे ज़मीन लेते हैं टेनेंसी पे, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं है, वो कंसील्ड रहती है टेनेंसी। तो हमारा जो वो एक मॉडल एक्ट है वो कृषि भूमि का कृषि के लिए इस्तेमाल या कृषि से संबंधित जो भी हैं उसके लिए वो वहाँ तक सीमित है। और इसमें मैं एक और इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही एक पर्याप्त एक्ट वो ले आए हैं। उन्होंने पूरा उसको पास कर दिया है और क्रियान्वित उसका शुरू हो गया है। कोई स्टेट्स यदि कोई उसको मुश्किल आती है तो वो उसको देख सकती है कि मध्य प्रदेश ने कैसे वो जो है लैंड लीज को कैसे लिबरलाइज किया है, ताकि एक किसान से दूसरा किसान या कोई मजदूर या कोई इवन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट वहाँ अनएम्प्लॉयड है तो वो कैसे दूसरे किसानों से ज़मीन लेकर पूल करके उसको अपना एक मॉडर्न एग्रीकल्चर वहाँ कर सकता है। So when we talk about agriculture, it is a state subject, and then but then Niti Aayog is trying to reform it, the complete revival under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. When we talk about specific acts like this Model APMC Act and also the land lease reforms, how are states falling in line with this? Because they have their own specific situations within their state with respect to the agriculture. So how is the complete process going on at least? You see, first of all, we are convincing state about one thing, that Niti Aayog represent federal interest of the country. Yes. If states have some problem, we are supposed to take up their cause and take up with the concerned ministry at the center. Niti Aayog represent central government less, but states more. Yes. So we are talking on those terms to the states. We are holding regular meeting with them. So we just feel that the first step in this is convincing the states about benefits of
these reforms and telling the states what harm has been done or is being done if we do not reform. You know that if you say these kind of things, then any rational person would like to do it. Yes. There are still forces, there are still middlemen who would not like to see competition. They will oppose it. But when we discussed our task force with all the states and mentioned about reform, there was complete support from all the states. Only in some states, like there is concern of Punjab that if we go for this kind of reform, there may be loss to our revenue which we earn from mandis. Right, sir. So we just told them that your fear is misplaced. The idea is not to close APMC mandi. True. The idea is to create competition. Just like telecom, that we are continuing to have BSNL and MTNL, but at the same time we are having private players. Yes. So both are competing with each other. True. In some cases, BSNL offers better term than private players. Like in some of the area, they made it free after 9:30 or so. Yes. That it's free. So our idea is to create competition. First thing is that sensitizing states about benefit of bringing these reforms, how they can address agrarian distress, how can then they can put agriculture on a progressive and higher growth trajectory. Then also persuasion. I have already visited some states. Okay. To visit states more frequently. We have already, our vice chairman has written to all the chief ministers that please think about these reforms, and if need be our team will come, they will discuss with the concerned stakeholders why these reforms are important. So Right. second is that persuasion, also develop some consensus, and then to see to it. After all, in a federal structure, if you have to move forward, you have to cooperate. Yes. And this consensus on GST has provided us much needed confidence that when we can handle a issue as complex as GST, True. we can then handle agriculture reform also. Absolutely, sir. Well said. In fact, that cooperative federalism, which in fact Prime Minister Narendra Modi talks about, is the key for the growth of any sector, irrespective of the interests of the economy as well. That is even applicable to agriculture as well. So we are getting many questions as well. Let's take that questions on Twitter and Gmail. Let's have a look at first question on Twitter. It is by Shubham Singh. The question is how the landless and marginalized farmers can benefit from insurance schemes of the government, sir. This is very valid question, that if landless and marginal farmer want to benefit from crop insurance, the first thing they need to have is recognition as a cultivator. You know, there are two types of right in land. One is right as a landowner, second is right as a cultivator. Yes. Since most of the tenancy is concealed, right now even if they have taken land and they are cultivating, they are not recognized for any institutional support. That's why this model land lease law, Yes. that over time incidence of tenant farmer in total farmer is rising. Incidence of land owning family not undertaking cultivation is declining. Therefore, it is need of the time that we recognize those who are actually going for this cultivation. Right. So that is the spirit behind this model land lease law. And I appreciate the person who has raised this question. And I just want to say from this forum that yes, they will not be able to get this benefit, they will not be able to get benefit of institutional credit, and they may not be able to get even direct benefit transfer in case of input subsidy and other seed subsidies. They are now direct payment in Uttar Pradesh, unless the states recognize them as a tenant, and that is possible only if state adopt. Not adopt as such, if state come out with the land lease law. Yes. And recognize the tenant and assure the landowner that your land will be safe. Tenant will not be able to become owner of your land. Absolutely. Or have permanent occupation. चलिए, तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हमारे इस खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे में, लेकिन उसके बाद भी ट्वीट और जीमेल्स का सिलसिला जारी है. हम जल्द लौटते हैं इस एक छोटे से ब्रेक के बाद.
Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bhansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आइए देख लेते हैं कि अगला ट्वीट किसका। अगला ट्वीट है कुशाग्र का और क्या ट्वीट पर वो पूछना चाहते हैं, आइए देख लेते हैं। सर, कुशाग्र ये जानना चाहते हैं कि क्या भारत का इस तरह का कोई प्लान है कि जो 60% आबादी है वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, इसे अन्य क्षेत्रों में डाइवर्ट करने का? हाँ, हमारे जो 2011-12 के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि लगभग 49% हमारी जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में एज ए मेन ऑक्यूपेशन वो एग्रीकल्चर में काम करती है। जी जी। लेकिन 2004-05 के बाद ये जो हमारी ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है इसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। वो शिफ्ट ये है कि पहली बार कि कल्टीवेटर्स का और एग्रीकल्चर लेबर का एब्सोल्यूट नंबर एग्रीकल्चर में कम हुआ है जी। और ये कमी जो है ये लगभग 1.6% हर साल से ये हो रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है इकोनॉमी की ट्रांसफॉर्मेशन का। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड फिक्स्ड होती है, उसमें यदि आप लेबर दूसरे साइड को नॉन एग्रीकल्चर को नहीं शिफ्ट करते तो उनकी इनकम में डिस्पैरिटी ग्रो होती रहती है और एग्रीकल्चर में काम करने वाले गरीबी रेखा से ऊपर उठना, वो सारी तरह की समस्याएं हैं। तो इसको मैं ये कहूँगा कि इसके 2-3 तरीके हैं कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कैसे हो। तो एक तो जो ये हमारा कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके थ्रू उनको स्किल लेना, क्योंकि इंडस्ट्री की मेन शिकायत ये है कि लेबर तो है लेकिन वो हाँ उसमें स्किल और टैलेंट नहीं है, तो उसका एक फ़ायदा उठाना चाहिए। और अब एम्फेसिस है रूरबन के भाई रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, उससे भी आएगा और वैल्यू चेन जब एग्रीकल्चर की डेवलप होगी, प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, मार्केट रिफॉर्म हो जाएंगे, तो अपने आप एक ट्रिगर एक्टिविटी में आ जाता है, उससे लेबर को अब्जॉर्प्शन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। Right. So we'll have a look at other question as well. It is on Gmail, if I am not wrong. The Gmail question is by Balram. Let's have a look at that question. While agriculture is considered as our lifeline, why so far we have not accepted it as a profession? Balram Tripathi. So is it the case? And in fact, and only uneducated people are engaged here. Is that the case? I don't think so. I mean, enough situation is getting changed. Actually, agriculture, because it was a family profession, so many things you learn even without formal education. Yes. So son of a farmer, he will see what kind of thing his father is doing or his mother is doing, so he or she will learn many things automatically, so it happens. Then now a new trend is emerging that some very well educated people, even from Western United States, they are coming back, they are bringing knowledge. Yes. I agree with the person who has raised this question that education matter even for agriculture productivity. True. It's not that it doesn't matter. So different methods are followed that even if there is no formal schooling, through extension activity, through different kind of trainings,
lot of efforts are made to develop capacity of the farmer to absorb new knowledge. Right. So knowledge is important, and these efforts are made to improve capacity of the farmer. Right. चलिए अगला भी जीमेल है और अकरम खान का ये जीमेल है। और सर अकरम पूछना चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में किसानों को ई मंडी के बारे में जागरूक बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? ऐसा है कि अभी अप्रैल 2016 में ही प्रधानमंत्री जी ने ई नैम जो है इसका जो है अनाउंसमेंट किया। तो एक जो ई मंडी है इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन अकेला करिए, जो कि एपीएमसी का भी हिस्सा था, लेकिन अब एक हायर स्टेज पे चले गए हैं कि ई नैम, जिससे 585 मंडियों को लिंक करना, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन के साथ साथ और भी मार्केट सुधार लाना, जिसका मेन आइडिया ये है कि यदि डेफिसिट स्टेट में जो व्यापारी हैं और जो सरप्लस स्टेट में किसान हैं उनको एक दूसरे के नज़दीक लाना, ताकि यदि मान लीजिए अब गेहूं की ज़रूरत तमिलनाडु में है, गेहूं सरप्लस हरियाणा में है, अल्टीमेटली ये इंश्योर करना कि तमिलनाडु का एक जो ट्रेडर है वो डायरेक्टली बिड कर सके पंजाब में। अभी तो हम सिंगल ट्रेडर्स लाइसेंस विद इन दी स्टेट वाले को ई नैम में लिया है, लेकिन यदि हम जो कर्नाटका का राष्ट्रीय ई मार्केट सिस्टम मॉडल देखें तो उन्होंने दूसरे स्टेट्स को भी अलाउ किया है कि आप भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यदि कोकोनट दिल्ली में बिकना है तो दिल्ली का व्यापारी कर्नाटका की मार्केट में बिड कर सकता है। तो ऐसे ई नैम से कि उसको एक ब्रॉड बनाने का और उसको दूसरे डेफिसिट और सरप्लस स्टेट्स में इंटीग्रेशन लाने का एक स्रोत है। इनका जो है इसके लिए भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से बात करूंगा कि इसकी अवेयरनेस किसानों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि अभी तक 10 स्टेट्स ने अपनी विलिंगनेस जाहिर की है ई नैम का हिस्सा बनने के लिए। जब when more and more farmer will become aware of benefit of this, they will put pressure on the concerned states that you go for it. So I will see to it. I will write to DAC and I will also talk to them that we take measures to create awareness among farmers through Kisan channel and other means. Right. So we have another question on Gmail. Let's have a look at that question on Gmail as well. The question is by Mahua Ghosh. Let's have a look at that question. Sometimes we see that lots of crops get ruined before being reached to the market due to lack of cold storage. What initiatives are being taken to control this? You see, after harvest, crop may get lost for various reasons. Yes. One is that even sometime after harvest and before threshing within field there may be loss. That particular component is covered under crop insurance. Crop insurance now does not cover only the standing crop. True. It also covers now little bit pre-harvest, pre-sowing, and also some days after harvest if there is loss. Okay. Probably the question relates to post harvest losses. We have prepared estimates for different crop, and at country level, though estimate varies, the estimates are that on an average 11% of produce get wasted. It's quite a big amount, 11%, and there are different ways to do it. Rural storage schemes are being encouraged. Farmers' own capacity to store is rising. This situation that earlier farmer used to keep and sell entire produce, say within 4 weeks after harvest, but now you see even in case of onion, you will find that farmer also now wait for market to become bright for his produce, and they are also having this storage. And a lot of encouragement is being given to modern silos, institutional storage, and also credit facilities for having this modern storages and particularly cold storages. चलिए एक सवाल और है सर ट्वीट पर हमारा, जो कि माही सिंह राज का है, और सर वो पूछना चाहती हैं कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री की, क्या लगता है कि किस तरह का ये रोल अदा कर सकती है अगर हम स्थायित्व चाहते हैं कृषि क्षेत्र में? तो
ऐसा है, अभी तक जो न्यूट्रिशन की रिकमेंडेशन थी कि किस फसल को कितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो हमारी या तो स्टेट एवरेज होती थी, जैसे कोई कहेगा कि आप राइस के लिए 40 या 50 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस या 15 किलो पोटाश प्रति एकड़ अप्लाई करिए, वो स्टेट लेवल या एक जोन लेवल पे होती थी। लेकिन सॉइल में इतनी विभिन्नता होती है कि एक फील्ड दूसरे फील्ड से प्रोडक्टिविटी में डिफर कर सकता है। और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में रमेश चंद जी, जो कि प्रोफेसर हैं, नीति आयोग के सदस्य हैं। सर, आप जुड़े, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए, कोशिश की बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन समय कम था। एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पर बहुत कुछ बात की जा सकती है, लेकिन समय कम था। लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो पर सुबह सवेरे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Well, so that is the show, Business Morning, and also a special segment, Economy Today. And stay tuned to DD News for other updates. Thanks for watching. Namaskar. नमस्कार। I'll tell you a very important thing. This message is